नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ अगर हम देखें तो तमाम तबसरे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज जो है वो खड़ा होने को जा रहा है। अपोजिशन कमर बस्ता है, लोग शायद अब सड़कों पे आ ही जाएंगे और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हुकूमत के अंदर भी बहुत इस्तराब जो है वो पाया जाता है, कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से कि वो हुकूमत को डिफेंड नहीं कर पा रही, कभी किसी और हवाले से। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये बहुत से इश्यूज़ जो हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे पैदा कर रखे हैं, ये इश्यूज़ टेलीविज़न की स्क्रीन की हद तक हैं, इनका सड़क पे पाकिस्तान के आवाम और उनके मसाइल के साथ और उनके जज्बात के साथ कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे तीन एनालिस्ट के साथ। तीन प्रोमिनेंट एनालिस्ट जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। कराची से एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन करेंगे। सईद काजी साहब जो कॉलमनिस्ट भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। लाहौर से इरशाद अहमद आरिफ साहब जो कि एडिटर हैं, रोज़नामा 92 के कॉलमनिस्ट भी हैं, प्रोमिनेंट, वो भी मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का ये पहला सेशन जो है ये दो सेशंस में, सेगमेंट्स में चलेगा। इसके बाद थर्ड सेगमेंट पे हम रूजवेल्ट होटल और जुल्फी बुखारी साहब का उसमें क्या मुमकिन रोल हो सकता है, क्या वो वाकई मुल्क से दौड़ गए थे, वो वापस आए हैं तो क्यों आए, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन का अभी हम आगाज़ करते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं। इरशाद आरिफ साहब, ये जो हुकूमती सर्कल के कहते हैं, बहुत से लोग जो एक एनालिस्ट है वो भी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में इतना कुछ हो नहीं रहा, कोई इतना अस्तराब है नहीं है जितना टेलीविज़न चैनल्स उसको दिखा रहे हैं। आपका क्या इसमें मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, ये तो बात गलत है, चैनल्स को दिखा रहे हैं। देखें, मुल्क के अंदर एक्टिविटी अपोजिशन की चल रही है, PDM बन चुका है, जलसों का ऐलान हो चुका है, हुकूमत रोज़ाना उनके बारे में ऐलानात करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसका मतलब एक अपोजिशन की एक्टिविटी है, चल रही है। महंगाई का अगर चैनल्स पर शोर है तो महंगाई है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, सब्ज़ियाँ जो एक ज़री मुल्क में अगर चीनी, आटा, अंडे, गोश्त महंगे हों तो ये शर्मनाक बात है। एक मुल्क जो ख़ुद कफ़ील था कम अज़ कम इन चीज़ों में, अगर वहाँ भी शार्टेज हो और महंगाई हो बेतहाशा और ये आलम हो कि लोगों को कतार में आटा मिले, तो ज़ाहिर बात है शर्म आना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्टिविटी है जो नज़र आएगी चैनल्स पे। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको आप देख लीजिए, हर चौथे दिन, आठवें दिन एक वाक़या आता है कि छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, किसी खातून के साथ ज़्यादती है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि कुछ नहीं है और सिर्फ चैनल्स दिखा रहे हैं। हाँ, दूसरा पहलू भी इसका है कि ये जो ख़राबियाँ हैं ये एक दिन की या 2 साल की ख़राबियाँ नहीं हैं, ये माजी की बहुत सारी खराबी मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत पर ज़िम्मेदारी इसलिए अब आयद होती है कि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 साल के बाद अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं हुई, अगर आप ये पता ही नहीं चला सके कि ये गंदम के आटे की जो शार्टेज है इसकी वजह क्या है, तो ये आपकी नाकामी है। ये इसका मलबा आप सबका हुकूमतों पर नहीं डाल सकते। ठीक, सही। अच्छा इरशाद साहब, अच्छा है कि आपने ये एक एक्सप्लेन किया कि किस तरह से टेलीविज़न चैनल हक़ाइक़ को या मसाइल को दिखा रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ इससे कमेंट किए हैं, वो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें स्क्रीन पर दिखा सकें। और फिर मैं चलना चाहूँगा जनाब सईद काजी साहब और मज़हर अब्बास साहब की तरफ। जनाब, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे अल्लाह के हुक्म से। और जो अहबाब और काबिल एहतराम लोग ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। आज कौन इनका निशाना है? फौज। आज इनका निशाना है अदलिया। आज इनका निशाना है नैब। अगर अदलिया इनके हक में फैसले करे तो मीठा मीठा हक, और फैसले ना करे तो कौड़ा कौड़ा थू। जी मज़हर अब्बास साहब, आपने सुना शेख रशीद अहमद को। और इससे पहले जब मैंने इरशाद आरिफ साहब से सवाल पूछा था तो थोड़ा सा सवाल मिसअंडरस्टूड हो गया। मेरा मतलब कहने का था कि ऑपोजिशन जो कुछ दावे कर रही है एक क्राइसिस के या अस्तराब के, उसके बारे में हुकूमत का या बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद सूरत हाल उस तरह से नहीं है। ऑपोजिशन जो कहती है कि दिसंबर तक फैसला हो जाएगा, बहुत से ऑपोजिशन के लीडरान कह चुके हैं, शायद ऐसा नहीं होगा। अब शेख रशीद अहमद की स्टेटमेंट के बाद मैं आपका इस पर कॉमेंट चाहूँगा। देखिए, शेख साहब की बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। शेख साहब ने खुद ही कहते हैं वो कि उन्होंने 14 वजारतें जो हैं वो सर्व की हैं। अब
14 वजारतों का हम जायज़ा ले लें कितनी सर्व हुई हैं नहीं हुई हैं, लेकिन वो तकरीबन हर दौर के जो है वो ऐनी गवाह हैं। वो रहे ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट्स पे रहे हैं, मां सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड को अगर हम माइनस कर दें तो वो बाकी तो वो बड़े सरगर्म रहे हैं हर गवर्नमेंट के साथ, और हर गवर्नमेंट को वो माशाल्लाह इसी तरह उसका दिफा करते रहे हैं। लेकिन वो जो बातें करते हैं वो सुनी जाती हैं, उनकी बातें अहम होती हैं, बाज़ बातें सही होती हैं। एक ज़माने में वो तकरीबन सियासत से उन्होंने किनारा कशी कर ली थी, ऐलान कर दिया था कि मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर वापस आ गए। जो अहम बात है वही जिस तरह इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे, देखिए जो गवर्नमेंट होती हैं वो हमेशा सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करती हैं, सिचुएशन को फ्लेयर अप नहीं करने देती। जब आप अपोजिशन में थे, इमरान खान अपोजिशन में थे, तो वो बिल्कुल खुली फील्ड में आके बात किया करते थे बिल्कुल, और उस वक्त जब गवर्नमेंट ने चीज़ों को मिस हैंडल किया तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। यहाँ भी यही सिचुएशन है। अब आपने फैसला तो किया जलसे की इजाज़त होगी, लेकिन आप गुजरावाला से मालूम कर लें कि जलसे की आज तक इजाज़त नहीं दी गई है। ये जो ओवर रिएक्शन होता है, ये जो टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस के तरीक़ेकार हैं, और सिर्फ इस वक्त नहीं हमेशा से रहे हैं, वो इसी तरीके से उठा लिया, पुरानी फाइलें खोल दी, पुराने कारकुनों को उठा के बंद कर दिया, इधर उधर कर दिया। ये ओवर हैंडल कर रहे हैं, ऑपोजिशन के हक में जाता है। जी क्या कहा आपने? ठीक, अच्छा, लेकिन मुझे बुनियादी मेरा सवाल, मैं मतलब है कि मिस हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मज़हर अब्बास साहब जो बुनियादी एक सवाल था मेरा शुरू में, जो थोड़ा सा मैंने सही प्रेजेंट ही नहीं किया जब मैं इरशाद आरिफ साहब की तरफ गया, वो ये था कि ऑपोजिशन तो ये दावे कर रही है कि दिसंबर तक हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई इनकलाब आ जाएगा। एक से ज़्यादा ऑपोजिशन के लीडरों ने नाम उनका नहीं लेना चाह रहा, मजीद उससे एक गलतफहमी पैदा होती, लेकिन वो कम अज़ कम टेलीविज़न की स्क्रीन पर उनकी स्टेटमेंट्स इस किस्म की चल रही हैं। लेकिन हुकूमत और बहुत से और जो हल्के हैं, मतलब जो न्यूट्रल हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और टेलीविज़न चैनल्स इन स्टेटमेंट्स को चला के, ये सही है कि महंगाई भी है, आटे टमाटर अंडा और उन सब चीज़ों की महंगाई भी है, मुश्किलात भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन दावे कर रही है कि हुकूमत को बस पता नहीं दिसंबर तक गिराने वाले हैं, ऐसी कुछ सूरत हाल है नहीं। ये बात दुरुस्त है, देखिए है भी नहीं, और अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो होनी भी नहीं चाहिए। इस गवर्नमेंट को अपने पूरे 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। उस वक्त भी 2014 में भी कम से कम मेरा यही मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट को अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए, पार्लियामेंट को अपना टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए, और आज भी यही पोजीशन है। और आज अपोजिशन एक बड़ी मुश्किल में होगी जब वो इस्लामाबाद अगर वो जाते हैं तो 2014 को रिकॉल करेंगे तो 2014 में उस वक्त की अपोजिशन कहाँ खड़ी थी? गवर्नमेंट के साथ खड़ी थी, पार्लियामेंट के साथ खड़ी थी। आज की अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी? तो क्या पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी? क्या गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जब जिसको आपने कहा ना कि टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा हमें हवा नज़र आता है, ये हवा इसलिए होता है क्योंकि हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एक मिनिस्टर आके ये बात करता है। गवर्नमेंट खुद हाइप क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट खुद इस चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट को तो चाहिए वो अपने बाकी काम करे। आप मुझे बताएं, आज तीसरा दिन है, इतवार को ऐलान हुआ था कि पीर से जो है महंगाई के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। क्या हुआ इन 3 दिनों में? कौन से एक्शन हुए? किस जगह पे महंगाई को कंट्रोल करने के कोई इक़दाम हुए? कोई एक चीज तो बताएं। तो आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए, गवर्नेंस की तरफ, ना ये कि जरा सईद काजी साहब को आने दीजिए। जवाब ठीक है जी। सईद काजी साहब, कोई शक नहीं है कि महंगाई भी है, आलू टमाटर और इस किस्म की कीमतें, चीनी की, आलू टमाटर आटा, इनकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है बहुत ज़्यादा, इससे एक फ्रस्ट्रेशन है, बिजली और गैस के बिल भी ज़्यादा हैं। लेकिन क्या हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा आपको नज़र आ रहा है? जो अपोजिशन तहरीक चला रही है, गुजरावाला का जलसा 16 तारीख का, उसके बाद कराची का जलसा, बहुत ही सख्त बातें, क्या टेलीविज़न चैनल उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि वाकई हुकूमत को ख़तरा है? मेरे नहीं ख्याल कि कोई खतरे वाली बात है हुकूमत को, और हुकूमत जो है प्रॉब्लम्स हैं, और जो तस्वीर कशी की हमारे दोस्तों ने, इरशाद आरिफ साहब ने, हालात बिल्कुल वैसे हैं। मगर मैं इसको एक और एंगल से देखता हूं। क्या अपोजिशन इसलिए सड़कों पर है क्योंकि यहां पे महंगाई है? क्या वो दोबारा इमरान खान को रिप्लेस करके महंगाई ठीक करने के लिए जो है बाहर आए हैं?
क्या इस वक्त जो इस्लामाबाद में पेंशनर्स, वर्कर्स जो इन तमाम पार्टियों की पॉलिसीज की वजह से घरों से निकल आए हैं और वो रेंट अ क्राउड नहीं है, वो जेब में से पैसे खर्च करके अपना दुख और अपना पेट दिखाने बाहर आए हैं, और जिनको बाहर भेजने में इन सब का बारी बारी हाथ है, इसहाक डार का, हफीज शेख, पीपल्स पार्टी वाले का भी और आज का भी। क्या ये उन पॉलिसीज को बदलकर इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए बाहर आए हैं? मुझे तो डर एक और लग रहा है कि जो लोग अपने जेन्युइन तकलीफों की वजह से ये जो ट्रेड यूनियंस बाहर निकली हैं, इनकी स्ट्रगल को बर्बाद ये बर्बाद करेंगे। और मुझे ये बताएं, ये किस मुंह से जाते हैं फरतुल्लाह बाबर साहब और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कि आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन में 2 वर्कर शहीद कर दिए, ये है आपकी 100 आपने प्राइवेटाइजेशन की जिसमें से 90% फैक्ट्रियां बंद कर दी, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, यही पीपल्स पार्टी ने किया। क्या ये हमारे दुखों का मदावा हमें लेने के लिए आ रहे हैं, या हमारी जेन्युइन तहरीक को गम में गंद डालने के लिए हम बाहर आ रहे हैं? ये वो हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से बड़े दुखी हैं। LFO में वर्दी में परवेज मुशर्रफ को मैंने दिया था जब हुकूमत मैंने ली थी MMA की मौलाना फजल रहमान, जो आज कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी धमकियां दें, जो मर्जी कहें, मगर ये वही लोग हैं ना। वेरी इंटरेस्टिंग। इस मकाम पर हमें पहुंचाने वाले सही सवाल आ रहे हैं कि ये इनकी दुनिया, इनकी जून बदल रही है। मुझे बताएं ना, व्हाई दे आर आउट देयर? क्या इस मुल्क का मसला नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल, जी ये बड़ा अच्छा सवाल आपने रेस कर दिया सईद काजी साहब। जरा आप इरशाद अहमद आरिफ साहब को आने दीजिए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये एक अब पहिया घूम गया है, ये साइकिल घूम गई है, चूंकि आपने कहा था कि वाकई महंगाई भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोग परेशान भी हैं, बिजली गैस के भी मसले हैं, तो जाहिर है कि टेलीविजन चैनल्स को उन मसाइल को दिखाना ही है, और उस इस्तराब के हवाले से टेलीविजन के न्यूज़ बुलेटिन्स भी हैं और वहाँ पर जो है वो बहस मुबाहिसा भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल जो सईद काजी साहब लेकर आए हैं कि ये जो अपोजिशन सड़कों पर निकलना चाहती है, क्या इसके पास महंगाई के खिलाफ कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? ये जो ट्रेड यूनियंस इस्लामाबाद में जिनके खिलाफ पूरी सारा दिन कंटेनर्स खड़ी करती रही है, और लोग समझ रहे हैं कि शायद अपोजिशन के खौफ से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कंटेनर्स लगा रही है, तारें लगा रही है, तो क्या ये ट्रेड यूनियंस के जिस किस्म के मसाइल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, जो तनख्वाहों के मसाइल हैं, जो कीमतों के मसाइल हैं, जो महंगाई के मसाइल हैं, उसके हवाले से अपोजिशन की जो जमातें हैं, PMLN और PPP, क्या उनके पास कोई लाहे अमल है, कोई मंसूबा है, कोई मंशूर है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई थिंकिंग? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने इस मुल्क के, तो ना पहली बार उन्होंने कुछ डिलीवर किया था, ना दूसरी बार किया था, लेकिन एक वक्त आया जब लोग उन्हें तीसरी बार भी उनको वोट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये नहीं देखते कि माजी में क्या कुछ हुक्मरान करते रहे हैं। ये उन ममालिक में होता है जहाँ आप तालीम देते हैं, जहाँ आप सियासी शऊर देते हैं, जहाँ वसाइल होते हैं लोगों के पास सोचने के, समझने के। जिस मुल्क में लोग क्या बड़ी आबादी, हमारे यहाँ लोग क्या देखते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ एक फिर हमारे यहाँ लोग क्या देखते हैं? मैं अर्ज करता हूँ ना, जहाँ एक बड़ी आबादी को सुबह की रोटी का, दोपहर की रोटी का, शाम की रोटी का मसला दरपेश हो, वहाँ वो सिर्फ हाल के बारे में सोचते हैं। कोई माजी नहीं सोच रहा होता, कोई मुस्तकबिल नहीं सोच रहा होता। उन्हें तो ये फ़िक्र होती है कि शाम की रोटी कहाँ से मिलनी है। फिर जब आप ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं आपकी, और ख्वाहिशें भी सिर्फ पेट की ख्वाहिश बढ़ी हुई हो, तो फिर अकल माऊफ हो जाती है, और फिर आप ये नहीं सोचते कि जी फ़लाँ ने मेरे साथ क्या किया था, और अगर उसको फिर मैं ले आया तो वो मेरे साथ क्या करेगा। वो सोचता है कि मुमकिन है इस पर एक बार फिर एतमाद करके देखूं, और ये मेरे लिए कोई भलाई सोच रहा हो, या भलाई मेरे लिए कर दे। ये महंगाई का इशू जो है, बिलाशुबा मैं सईद काजी साहब से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ख़ुद यही बात कहता हूँ कि माजी का मलबा है जो इमरान ख़ान ने उठाया, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद लोगों को ये यकीन तो होना चाहिए ना कि हम सही समत, सही तरफ हम जो है गामजन हैं, सही रास्ते पर गामजन हैं, और हमारे महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हालात बदलने वाले हैं। बिजली की हमें मुजदा सुनाया गया 2 महीने पहले कि जनाब IPPs के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, हम एक नया पैकेज ला रहे हैं। उसके बाद बिजली की कीमतें आप 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, गैस की कीमतें आप बढ़ाते चले जाते हैं, चीनी और आटे की कीमत आपके कंट्रोल में नहीं है। अब या तो ये कहा जाए कि इस मुल्क में आटे की, गंदम की शार्टेज है, ऐसा नहीं है। जितनी गंदम आपने ख़रीदनी थी आपने ख़रीदी है।
मसला है गवर्नेंस का। ठीक है। आपकी हुकूमत जो सूबाई हुकूमतें हैं, अच्छा, 2-3 सवाल इस पे खड़े हो गए, 2-3 इस पे सवाल खड़े हो गए, 2-3 इस पे सवाल, इरशाद साहब 2-3 इस पे सवाल खड़े हो गए। एक बात मैं खत्म क्या जी, लेकिन इस पे सवाल बहुत से उठा दिए ना आपने जी। मसला है गवर्नेंस का, आपकी इंतजामिया कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। अच्छा ठीक, ये इरशाद अहमद आरिफ साहब ने जो कहा, मजहर अब्बास साहब, इसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट पे कर लूं, क्या पाकिस्तान की जमहूरियत दर हकीकत लोगों की फ्रस्ट्रेशन पे आगे चलती है? यानी उसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए, और इमरान खान हुकूमत चूंकि लोगों को ये एहसास नहीं दिला पा रही कि उनकी मुश्किलात खत्म होने वाली हैं, इसलिए इमरान खान हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है हमारी यहाँ डेमोक्रेसी में, हमारी यहाँ डेमोक्रेट्स को। देखिए, ये बात मेरा ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त नहीं है कि लोग फिर उन्हीं को ले आते हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब पीपल्स पार्टी आज से 10, 15, 20 साल पहले कितनी स्ट्रांग थी। पंजाब में एक दूसरी बड़ी सियासी जमात थी। आज पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई एमएनए नहीं मिलता आपको। तो लोगों ने रिजेक्ट किया ना, पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करके उन्होंने फिर पीएमएलएन को भी रिजेक्ट किया। उन्होंने एक तीसरी फोर्स बनी, इमरान खान 2011 के बाद उनके पीछे लोग आए, लोगों ने उनको ऑल्टरनेट के तौर पे जो है आगे बढ़ाया। उन्हें 2013 में वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी, 2018 में वोट दिया, मरकज़ में भी हुकूमत बनी। पहली मरतबा तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत आई। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट चाहे पीएमएलएन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन बन गई। अब सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात है। आप आए थे स्टेटस को तब्दील कर दें, आप आए थे उन सारी चीज़ों में जो डायरेक्शन, जिस तरह इरशाद साहब कह रहे थे, डायरेक्शन तो देते ना आप सिविल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, ये सारी रिफॉर्म्स जिनके आप दावे करते रहे, डायरेक्शन वो आपने दिए नहीं। अब आपका सारा फोकस ये रहा कि जरदारी साहब को जेल डाल दो। वो एक लीगल प्रोसेस है, उसको चलने देते आप। लेकिन जब आपने उसको अपनी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव बना लिया कि इनको, तो बाकी तरफ आप तवज्जो नहीं दी आपने। ठीक, वो बात जैसे इरशाद साहब कह रहे थे कि आज ब्रेक में ले लूं, अगर ब्रेक में ले लूं, आपकी बात समझ आ गई। 12 रुपए की रोटी मिलेगी तो वो 8 रुपए की जब रोटी मिलती है ब्रेक में ले लूं, भूल जाएगा, कहेगा आज 12 रुपए की रोटी क्यों मिल रही है। मजहर अब्बास साहब, ब्रेक में ले लूं, मुझे मजहर साहब ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं और फिर के सवाल उठाते हैं बुनियादी तौर पर कि क्या हुकूमत कर सकती थी, क्या जो नहीं कर सकी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मसाइल ही ऐसे हैं जिनका कोई हल ही नहीं है हुकूमतों के पास। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सवाल मेरा होगा सईद काजी साहब से। सईद काजी साहब, कहीं मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपके लिए कि एक इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं वो जब भी बात करती हैं, जब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे, तो वो भी जो भी पाकिस्तान के मसाइल थे उसको हुकूमत की नाकामी के तौर पर, एक इल्ज़ाम के तौर पर, एक एक्यूजिशन के तौर पर प्रेजेंट करते थे। और मीडिया जो है वो मसाइल को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे प्रेजेंट करता है, ये उनको बयान कर देता है कि आलू, टमाटर, अंडे, सब्ज़ी, आटा जो है महंगे हैं, गैस और बिजली के बिल बड़े महंगे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इसके आगे की बात नहीं होती कि ऐसा सब कुछ क्यों है, क्योंकि पावर सेक्टर में अगर बिजली के रेट बहुत बढ़े हैं, गैस के रेट बहुत बढ़े हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए थे वो बहुत महंगे थे। इकॉनमी में एक्सपोर्ट्स में जब इजाफा नहीं हुआ, इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ थी, तो ज़ाहिर है कि खसारा इतना था कि आईएमएफ के पास जाना ही था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। जब आईएमएफ के पास जाना था तो आईएमएफ ने कहा कि बिजली गैस के नर्ख बढ़ाएं, रुपए को गिरने दें, रुपया नीचे आया तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ये सब चीज़ें। तो मीडिया इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं करता, ज़ाहिर है अपोजिशन ने ये बताना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अनगवर्नेबल है। सईद काजी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि हम कभी भी बुनियादी इश्यूज की तरफ नहीं आएंगे और ये कभी हमें बुनियादी इश्यूज की तरफ नहीं आने देंगे। चीनी महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, ये वो आदमी कह रहा होता है जो चीनी महंगी होने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, जिसकी अपनी 15 मिलें होती हैं, वो कहते हैं चीनी महंगी होगी। सियासत पर यह काबज, जराए पैदावार पर यह काबज, और उस मॉडल की बात नहीं करते। आज पूरी दुनिया में चैलेंज हो रहा है, तहरीकें उठ रही हैं, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये इसलिए मैं, अब कभी हमने इस बात पे सोचा कि एक सब्जी उगाने वाले से खाने वाले के दरमियान में कितने लोग हैं? क्या हमने उसको रीथिंक किया इस मॉडल को? क्या हमने कभी ये सोचा कि जो ये जो जड़ है महंगाई की, ये जो आपकी ऑयल की प्राइसेस हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इनके ऊपर जाना, भगवान दास की रिपोर्ट एक दफा खोल के ही देख लें अगर आपको नहीं है तो, इसी के सारे बेनिफिशियरी हैं। देखें, ये इस निजाम, हमारी मिजरी पे ये पल रहे हैं। हमारी मिजरी जो है वो इनके लिए ब्लेसिंग है।
एक बात तो आप ये समझें, और उसकी तरफ ये आने नहीं देंगे, और लड़ाई ये इख्तिदार में हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात जो थोड़ी देर पहले वो बड़ी है, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये जो है ना आपका वोट बैंक, ये फ्रॉड खत्म, ये फ्रॉड है। आपका मुफस्सल में पार्टियों का 5% से 2% तक भी वोट बैंक नहीं है। इलेक्टेबल्स क्यों आए? नजरियात की सियासत खत्म हुई और सियासत आ गई। जो बंदा इलेक्टेबल है वो देखता है कि मुक्तदर तबकों का थापड़ा कौन किसकी पुष्ट पर है, वो उधर से टिकट ले आता है, वो उसको टिकट दे देते हैं। बात यह है कि ये पिछले 30-40 एक इलेक्शन हुआ था बदलाव वाला, वो था 70 का, क्योंकि नजरियात की बुनियाद पे हुआ था। उसके बाद ये सारे जो है ये मुझे सिलेक्ट कर लो की लड़ाई है, मगर इसके साथ एक पैरेलल तहरीक जन्म ले रही है। जो रियल तबकात है इस मुल्क के समाज को चलाने वाले, वो बिलबिलाक, उनको किसी ने पैसे नहीं दिए, उनको वो दैट इज नॉट रेंट अ क्राउड वाला मामला नहीं है। तो ये इश्यूज हैं, इस इश्यूज पे। और आज मैं एक और आपसे बात करता हूं, अगर आज यहां रियल अवामी मूवमेंट फूट पड़ती है, ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी उसको कुचलने के लिए। ये अगर और ये इन तहरीकों को, ये तहरीकें ही बदलती हैं ना, पॉलिटिकल तहरीकें पुरअमन तरीके से आप करते हैं, तो ये इशू है। अच्छा जरा रोकें, नहीं बताएंगे कि चीजें महंगी क्यों होती हैं। ठीक जी, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, अब इसको देख लें कि जब आलू, टमाटर, अंडे, सब्जी और आटा वगैरह महंगा है, तो मीडिया ये बात नहीं करता कि सिंध में ऑपोजिशन, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली तौर पे सूबाई किस्म की चीज़ें हैं। और ये कि आटे का जो क्राइसिस है उसके बारे में तो खासी प्रोफेशनल ओपिनियन यही है कि आटे का जो सारा एक्विजिशन का प्रोसेस था, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस था, उसको सिंध हुकूमत ने मिसमैनेज किया, जिसकी वजह से पंजाब जिसके पास आटा सरप्लस था उसको सिंध को देना पड़ा। लेकिन मीडिया में ये डिस्कशन नहीं हो रही है, मीडिया में ये समझाया नहीं जा रहा कि क्राइसिस क्यों है। इसी तरह कीमतें जो हैं अशिया खुर्दनोश की, वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन डिस्कशन इस तरह से हो रही है कि कीमतों की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की है। तो मीडिया भी दर हकीकत लोगों को अवेयर नहीं होने देता, उनको ग्रो नहीं करने देता, समझने नहीं देता इशूज़ को। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को मीडिया ने छोड़ा कब है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे इशू हैं कि जिसपे सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज नहीं किया हो, या उन पे एक्विजिशन नहीं लगाई हो, या उन पे सीरियस एलिगेशंस करप्शन के हवाले से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हवाले से, पूरे सिंध के हवाले से आप सारे तबसरे उठा लें पिछले 2-2.5 साल के, यानी कम से कम सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, और जितने खौफनाक जो है वो खबरें चली हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं, एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। अभी आपने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है उन पिछली गवर्नमेंट्स के इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। मैंने तो नहीं कहा था कि आपने ही दावा किया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। जब आप खुद दावे करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने ही दावों को, तो फिर सवाल बन जाता है कि भाई आप तो ये कहते थे, तो किस बुनियाद पे कहते थे? क्या आपको नहीं पता था? आप तो सारी जिंदगी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। देखिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स तो कर सकते थे आप, पुलिस रिफॉर्म्स तो कर सकते थे, क्यों नहीं की? इसलिए कि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन पंजाब लेकिन मजहर की अच्छी बात की आपने कि मीडिया जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ बहुत तासुब है। ये ऐन मुमकिन है कि जरदारी खानदान और उनकी और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक नॉर्थ ड्रिवन, पंजाब ड्रिवन मीडिया है, चूंकि मीडिया में उसमें एक बुनियादी तासुब है जो गुज़िश्ता 15-20 बरस से है, उस तासुब में तो वो बातें करते हैं, लेकिन सोच समझ की क्रिटिसिज्म नहीं है। मतलब गाली निकाल देना, शोर मचा देना, इल्जाम लगा देना, भौतान कर देना, वो सब अपनी जगह पे है हमारे मीडिया में, लेकिन एक अक्लमंदी की बात करना, सोच समझ की बात करना, चीजों को समझाना आवाम को ताकि पता चल सके, वो नहीं है। मोहित साहब, संजीदा टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कहाँ करते हैं? हम तालीम पे करते हैं कि तालीम का म्यार हमारा क्यों है? हम सेहत पे करते हैं? नहीं करते। हम शोर शराबे की टॉक शोज करते हैं ना। हम तो लड़ाई लड़वाते हैं, हम तो कंट्रोवर्सीज खड़ी करवाते हैं। हमारी जो जर्नलिज्म इस वक्त है, ही सेड और शी सेड की, चाहे प्रिंट की हो या इलेक्ट्रॉनिक की हो, तो हमारा मिजाज ही लड़वाने का है, चाहे ये गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट्स हो। हमारा मिजाज ही ये है कि हम इवेंट्स, आज का इवेंट हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हम जो बुनियादी पॉलिसीज इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते। हम दवाओं की कीमतों को हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि दवाओं की कीमतें ऊपर क्यों गई हैं और नीचे क्यों आई हैं। दवाओं या आटे और चीनी और इसकी माफिया को डीप रूटेड जाके नहीं करते। हमारे यहाँ बताएं टेलीविजन में कितनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हुई हैं इनके हवाले से। तो हमारे यहाँ वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो सीरियस टॉक शोज ऑन सीरियस इश्यूज नहीं होते।
तो हम मसाले के चक्कर में होते हैं, और उस मसाले के चक्कर में चाहे जब इमरान खान थे तो हम 126 दिन क्या करते थे, हम उस वक्त डिस्कस करते थे क्या इन चीजों को? नहीं करते थे हम। ये तो हमारी टॉक शोज का मिजाज ही यही है। ठीक है, मसाले इरशाद अहमद आरिफ साहब, लेट्स कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन। बुनियादी तौर पे हमारी कौम का भी चस्का और फिर जो मीडिया का मिजाज डेवलप हुआ है गुज़िश्ता 15-20 बरस में टेलीविजन मीडिया का, वो बेसिकली है मसाले का चस्का। तो हमने लोगों की पतलून तो उतारी है, हमने इल्ज़ाम तो लगाए हैं, खान साहब ने 35 पंक्चर्स की बात तो कर दी, लेकिन कभी 35 हल्के जो थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। मुख्तलिफ और चीज़ों में इल्ज़ाम तो दे दिया नवाज शरीफ और PMLN गवर्नमेंट को, लेकिन ये चीज़ कभी मीडिया समझा नहीं सका उस वक्त कि असल में पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बुनियादी फंडामेंटल वीकनेसेस हैं। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी तो हमने कह दिया कि PMLN का कसूर है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही। क्वालिटी इसलिए नहीं इंप्रूव हो रही कि हमारे वर्कर के पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे तालीमी इदारे जो हैं उस किस्म का ग्रेजुएट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो कम्पीट कर सके रीजनल या इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ शोर मचाते हैं टेलीविजन चैनल पे, जिसकी वजह से दर हकीकत हमने अपने रोल को भी, जो मीडिया का रोल होना चाहिए था इतनी बड़ी इंडस्ट्री का 50 से 100 अरब रुपए की सालाना इंडस्ट्री, उसको भी हमने फेल कर दिए। डॉक्टर साहब देखें, दो चीज़ें ज़रा जहन में रखें। एक तो ये है कि जब किसी कौम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ही एड्रेस ना हो रही हूँ हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, तो फिर ये इश्यूज़ ऐसे ही उठेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। उसको मीडिया भी उठाएगा, अपोजिशन भी उठाएगी। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि ये जो मिसाल के तौर पर ये अच्छे बीज जो है इंट्रोड्यूस कराना का मीडिया का फ़र्ज़ है या हुकूमत का फ़र्ज़ है? माजी की हुकूमतें ने नहीं की। दुनिया में जो जिस 1 एकड़ से 20 मन प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे यहाँ वो 5 मन है, 6 मन है, 7 मन है, मुख्तलिफ जो है। तो अच्छे बीज इंट्रोड्यूस कराना, पेस्टिसाइड जो हैं वो मिलावट से पाक, जाली पेस्टिसाइड से निजात दिलाना किसान को किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर आप दावा करते हैं कि जनाब वाला हमने IPP से नया मुआहदा कर लिया है, बिजली अब सस्ती करेंगे, और उसके बाद चंद दिनों के बाद बिजली महंगी हो जाती है, तो ये किसका कसूर है? ये मीडिया ये इशू उठा रहा है। आप दावा करते हैं और जो इब्तदा से हम बात कर रहे हैं कि उस दावे पर आप पूरा नहीं उतरते। ये है इशू हमारे यहाँ तरजीहात का और गवर्नेंस का। अभी तक हम तरजीहात नहीं तय कर पा रहे कि हमने क्या करना है, या कम से कम कौम को बता नहीं पा रहे कि जी क्या हमारी तरजीहात हैं। कि एक 100 किस्म के तो इश्यूज़ आपने उठा लिए हैं, 3-4 आप इश्यूज़ उठाते पहले दिन से, उनको आप एड्रेस करते, लोगों को पता चलता है कि ये तालीम पर सारा फोकस है, सारे वसाइल तालीम पर खर्च किया जाए, मनसूबाबंदी, तो लोग मुतमईन होकर बैठ जाते। 100 किस्म के आपने मसाइल उठाए हैं। दूसरा, आपकी टीम नज़र आनी चाहिए कि लोगों को ये यकीन हो। बिल्कुल ख़त्म हो गया इरशाद अहमद आरिफ साहब, वक्त मेरा बिल्कुल जी वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन के 2 सेगमेंट से इस डिस्कशन के हवाले से ये डिस्कशन आपने देखी। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, जिससे मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह से एग्री नहीं करते, कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस किस्म की फंडामेंटल वीकनेसेस हैं जिन्हें गुज़िश्ता 20-25-30 बरस से गालिबन एड्रेस ही नहीं किया गया, और हुकूमतें भी कुछ और करती हैं। अब हुकूमत उनको समझा भी नहीं पा रही कि बेसिक फंडामेंटल वीकनेसेस यहाँ पे क्या है, मीडिया भी ने समझा नहीं पा रहा। इस सेगमेंट में इतना ही। वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं कि रूजवेल्ट होटल का क्या मामला है। जुल्फी बुखारी क्या पाकिस्तान से दौड़ गए थे? अगर दौड़ गए थे तो वापस क्यों आए? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10 दिन से टेलीविजन चैनल्स पे चर्चा हो रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब जुल्फी बुखारी मुल्क से फ़रार हो गए और वापस नहीं आएंगे। ताहम जुल्फी बुखारी वापस पहुँच चुके हैं, और जब वापस पहुंचे हैं तो उसके साथ ही क्या हुआ कि नैब के चेयरमैन ने रूजवेल्ट होटल के बंद हो जाने का बड़ा सख्त नोटिस लिया, और एक बार फिर तोपों का रुख जो है वो जुल्फी बुखारी की तरफ है। जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुझे इस वक्त सेगमेंट में लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जुल्फी बुखारी साहब, इसकी क्या वजह है कि लोग मुसलसल ये उम्मीद लगा के बैठे हैं गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से कि आप यहाँ से दौड़ जाएंगे और आप वापस आ जाते हैं, उनको मायूसी होती, क्या वजह है इसकी? देखें, चंद लोगों के लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये है कि कई मीडिया एंकर्स ने और कई लोगों ने ख्वाहिश की थी कि जी फरार हो गया है, भाग गया है, और मैं अगर 10 दिन के लिए अगर लंदन गया हूँ क्योंकि मेरा बेटा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इतनी तकलीफ़ दे बात लोगों को क्यों होगी कि फ़रार हो गए। अपने
लीडर्स को शायद देख के ये समझते हैं कि जब कोई बाहर जाता है तो फरार हुआ होता है, वो आदी हो गए होंगे उन चीज़ का। चलिए, आपको बहुत मुबारक हो बेटा होने पे, आपको बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, 92 न्यूज़ की तरफ से। मैं एक सीनियर सिविल सर्वेंट से फेडरल ब्यूरोक्रेसी के बात कर रहा था। मैंने उनको कहा जुल्फी बुखारी तो वापस आ गए हैं, आप लोग सारे कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ आ तो गए हैं बड़ी मायूसी से, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली दौड़ ही जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये हर प्रोजेक्ट में जुल्फी बुखारी जो है वो पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट में हिस्सा बन गए। वो कहने लगे कि पता नहीं नॉर्थ साउथ पाइपलाइन जो है उसमें भी जुल्फी बुखारी जो है उसमें भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि लोगों में ये तासुर है आपके ओपोनेंट्स में कि आप अपनी मिनिस्ट्री के अलावा और जगहों पे भी इन्वॉल्व हो गए? नहीं, मैं किसी और चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। एनसीसी है कंस्ट्रक्शन में, जिसमें इन्वॉल्व हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है मेरा, और ओवरसीज़ एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। जहाँ तक रोज़वेल्ट की बात थी तो उसमें एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें मैं उसका हिस्सा था, और अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं जहाँ कई मिनिस्टर्स अपने मिनिस्ट्रीज़ के अलावा भी मौजूद हैं। आप हमाद अज़हर साहब को देख लें, रज़ाक दाऊद साहब को देख लें, किसी और को देख लें, तो हर मिनिस्टर कई ऐसे टास्क फोर्स में है या कई ऐसी कमिटीज़ में है जो शायद डायरेक्टली उनके मिनिस्ट्रीज़ के साथ रिलेट ना करता हो। तो जैसे बाकी हैं वैसे मैं हूँ। अच्छा, लेकिन नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसमें नहीं आपका कोई रोल, ये तासुर बिल्कुल गलत है ब्यूरोक्रेसी का। नहीं, वो तो बिल्कुल मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें, लेना देना ही नहीं। अच्छा, रूजवेल्ट होटल बंद हो जाने पे चेयरमैन नैब ने बड़ा नोटिस ले लिया है, वहां पर आपका क्या रोल है? और रूजवेल्ट होटल कुछ हमें समझा सकेंगे कि क्यों बंद हो गया है? क्योंकि लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है। अगेन ये एक तासुर पैदा हो गया कि पता नहीं मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को या जैरेड कुशनर को या किसको क्या बेच रहा हूँ, और वो बात भी ऐसे करते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका बस चाचे का बेटा है और रोड पे खड़ा हुआ है रोज़वेल्ट के लिए। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ना कभी हमारी गवर्नमेंट में किसी की बात कभी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई बात भी हुई हो, तो ये सरासर झूठ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प या जैरेड कुशनर का नाम भी कहाँ से आया है ये मुझे कुछ पता नहीं है। किसी PIA वाले ने बोला था कि शायद 10 साल पहले ट्रम्प या कोई इंटरेस्टेड होगा, इसका हमें ना पता है। वो जिसने बोला है उनको बुलाएं। जब पहले ये रोज़वेल्ट का शुरू होता तो एक टास्क फोर्स बनी थी जिसके अंदर रज़ाक दाऊद हेड कर रहे थे, उसके अंदर मैं भी था, चेयरमैन BOI भी आई थिंक थे, और भी एक दो थे, और हम सिर्फ देख रहे थे कि रोज़वेल्ट के लिए बेस्ट तरीका आगे जाने के लिए क्या है। और इसमें कभी भी डॉक्टर साहब मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे कह दूं, गवर्नमेंट के बतौर कभी भी रोज़वेल्ट पे एक मिनट की बात भी नहीं आई कि इसको बेचना है। तो ये एक पूरा बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा अपोजिशन से और कई जो उनके चंद एंकर्स हैं इधर उधर उनका बनाया हुआ है, कभी बेचने की बात ही नहीं आई। गवर्नमेंट ने पहले दिन से ये स्टेप लिया हुआ था कि रोज़वेल्ट के लिए जो टास्क फोर्स बना था सिर्फ इस चीज का बना था कि आगे इसको कहां लेके जाना है, एज इन नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होना चाहिए वैल्यूएशन के लिए। तो हमने सजेशन दी थी कि एक टॉप 3 जो कंपनीज हैं अमेरिका की कंसल्टेंसी के लिए उनको हायर किया जाए और उनकी रिकमेंडेशंस पूछी जाएं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस बिल्डिंग के साथ। मतलब इसको हम होटल अपार्टमेंट्स बनाएं, या अगर ये 20 स्टोरी की बिल्डिंग है इसको 30 स्टोरी की करके होटल रोज़वेल्ट होटल ही रखें, या इसको मिक्स्ड यूज जो 7 वाली बिल्डिंग्स हैं वो 108 फ्लोर्स पे हैं तो इसको भी 108 हम 100 फ्लोर्स पे ले जाएं, इसके लेवल्स बना दें और इसको मिक्स्ड यूज बना दें। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी राइट की बिल्डिंग कितनी की लीज हो रही है, लेफ्ट का क्या रेंट आ रहा है, आगे जो है उसका क्या यूसेज है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का हमारी रिकमेंडेशन थी CCOP की, उनने रेकमेंड की, टास्क फोर्स ख़त्म हुई और प्राइवेटाइजेशन ने फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए अभी टेंडर कर दिया है और अब प्राइवेटाइजेशन उसको आगे लेके जाएगा। बेचने की कतन कोई बात नहीं आई और ना कभी आएगी। तो ये बिल्कुल एक बनाया हुआ एक झूठ है। ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने टेलीविजन पे ये वजाहत कर दी कि रूज़वेल्ट होटल को बेचने का कभी कोई मंसूबा नहीं था। टास्क फोर्स उसकी एक फाइनेंशियल
रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रही थी कि इसका हल जो है फाइनेंशियली क्या निकल सकता है। ये थोड़ी वजाहत कर दें कि अभी जो रूजवेल्ट होटल बंद हो गया है, जिसके बारे में पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात में छप रहा है कि ये 99 बरस में पहली दफ़ा हुआ है कि रूजवेल्ट होटल बंद हो गया है, उसके लॉसेस हैं। ये बंद क्यों हुआ है? क्या ये बंद इसलिए हुआ है कि इसकी रिपेयर्स होनी है? ये बंद इसलिए है कि ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है? क्या वजूहात हैं कि बंद हो गए? मुझे इसमें आपके 2-3 मिनट चाहिए होंगे डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, रोजवेल्ट जो कई लोगों के 1-2 लोगों के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, 2-3 लोगों की फॉलोइंग होती है, वो यूट्यूब में बैठ के बड़ा वजाहत करते हैं कि जी रोजवेल्ट क्या है क्या नहीं है, और कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज़ में। देखिए, रोजवेल्ट होटल प्रॉफिट पहले बना रहा था, लेकिन जिसको इकोनॉमिक्स में आप जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, 5-6 साल 7 साल पहले उसकी 11 मिलियन की इनकम थी, उसके बाद वो 7 मिलियन की हो गई, फिर उसका प्रॉफिट 5 मिलियन का हो गया, फिर उसका प्रॉफिट 4 मिलियन का हो गया, फिर 3 का, और फिर अभी 17-18 में बेसिकली लॉसेस में के करीब आ चुकी थी, और लॉस बना भी रही थी, बनाने की तरफ जा रही थी। ऊपर ये कोरोना से पहले, ऊपर से आ गया कोरोना, पहले ही से ही आपको लेकिन वजह क्या थी? वजह क्या थी कि लॉसेस ही लॉसेस पे? वजह क्या थी? डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों थे सर? इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों थे? जी, इसमें कई चीजें हो सकते हैं जी। इसमें देखिए जी, इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो ही ये चीज़ों की एग्जैक्ट बता सकेगा कि क्यों इस एरिया में होटल उस तरीके से नहीं चलते। शायद एक तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक ट्रेंड हो गया था कि आपने उस इलाके में, मैनहट्टन के उस इलाके में डाउनटाउन में ज़्यादा होटल्स आप देख रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के देखें तो डाउनटाउन न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है होटल्स की। तो एक रवाज हो गया था रहने के लिए डाउनटाउन। तो अब अप टाउन जो जितने भी होटल्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया देख लें, सबसे मशहूर होटल न्यूयॉर्क का, आई थिंक हिस्ट्री में, वो उसकी रेनोवेशन हो रही है, लेकिन वो होटल सिर्फ नहीं बन रहा, वो होटल शायद बने भी ना, वो शायद अपार्टमेंट्स ही बने। अभी तक उस पर भी डिबेट हो रही है कि वहाँ होटल अभी फीजिबल है या नहीं है, जो वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया जो इतना फेमस होटल है वहाँ का। तो वहाँ का मैनहट्टन का, वहाँ का एग्जैक्ट रवाज अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। एक ये वजह, एक डिलैपिडेटेड एक किस्म की बड़ी गंदी कंडीशन थी कंपैरेटिवली वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया का, रोजवेल्ट का। अगर आप अमेरिका के बाकी 2 रोजवेल्ट्स देख लें, उनकी रेटिंग्स आप गूगल कर लें, गूगल पे आप देखेंगे उनको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स उनको मिले हुए होते हैं। जो न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट है उसको मुश्किल से 2.5 स्टार्स, 3 स्टार्स मैक्सिमम, अगर कहीं देखें 3 स्टार्स मिले होते हैं। उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। अब सर ये अभी टेक्निकल थोड़ी सी बात होगी। अब सर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में या प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस ने रोजवेल्ट के ऊपर लोन लिया था, कर्जा लिया हुआ था, उसको रेनोवेट किया था, कई साल पहले लोन लिया हुआ था। ठीक है, उनने लोन लिया हुआ था। अब ये लोन था जेपी मॉर्गन से, ये लोन खरीदा गया उसी कंपनी से जो रोजवेल्ट की एयर राइट्स को ओन करता है, एयर राइट्स ऊपर से। ठीक है, तो उनने 105 मिलियन का लोन भी लिया। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। एयर राइट्स हैं वो भी उनके हैं। हाँ, तो होगा ये कि उनने मुझे यहाँ पे वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। जुल्फी बुखारी, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, मुख्तलिफ चीज़ों को रूजवेल्ट होटल के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे, और बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल मामला क्या थे। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक सेपरेट यूट्यूब के तौर पर डाल दें, चूंकि उनको शिकायत है कि यूट्यूब पर बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।